नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। मेरे साथ है सहयोगी प्रगति। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज एनकाउंटर में हमारे साथ बेहद खास शख्सियत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इन हरियाणा के चुनाव की बिसात पर कौन किंग मेकर होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हैं जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एनकाउंटर में सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने हाल ही में एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 90 सीटों में से 20 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। तो ऐसे में क्या आप एक संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि आपकी यही हालत है यहाँ पर जमीनी, या आप न्योता दे रहे हैं कि भाई आपसे अकेले कुछ नहीं हो पाएगा, आप ही आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फायदा है उसमें? असली हालात से जनता वाकिफ है और मुझे नहीं लगता कि ये कहना कि लॉन्ग वीकेंड आ गया, तारीख बदल दीजिए, ये कुछ चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए बदलेगा। जनता बदलाव करेगी और अच्छा बदलाव करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की परिस्थिति हरियाणा में बन रही है, आप खुद मेरे साथ 4 अक्टूबर को बैठ जाइएगा और आप देख लीजिएगा मेरे फैक्ट्स करेक्ट थे। बिल्कुल। सवाल आगे मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने साफ कर दिया कि तारीख किस लिए बदली जा रही है, लॉन्ग वीकेंड का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्राफ देखते आए 2019 की बात कहें, जैसा कि प्रियंका ने बोला, किंग मेकर आपको कहते हैं, यंगेस्ट चेहरा, और कितना विश्वास सबने किया ये हम जानते हैं। लेकिन उस दौरान आपने जीत हासिल की, उसके बाद ग्राफ नीचे आता नजर आया। ऐसे में अब अकेले चुनाव लड़ना, पहले तो आप ये बताइए, अकेले लड़ने वाले हैं या अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ? आज के दिन हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से अकेले लड़ेंगे। तो अकेले लड़ना कितना सही डिसीजन होगा? मुझे नहीं लगता। पिछली बार भी हम अकेले ही गए थे, बहुत अच्छा डिसीजन था। उससे पहले हम बसपा के साथ अलायंस में थे, अलायंस टूटा। हमारे पास एक ऐसा ग्राउंड था जिस ग्राउंड पर लोग कहते थे कुछ नहीं होगा। मुझे याद है, कोई भी नेशनल छोड़ दीजिए, प्रदेश का चैनल भी हमारी एक सीट नहीं दिखाता था और हम 10 सीटें जीत कर आए। और आपने खुद यूज़ किया भी किंग मेकर, चौधरी देवीलाल जी इस देश के थे। अगर मैं प्रदेश में कर पाए और हम उस समय की 35 दिन की मेहनत में कर पाए, आज से 35 दिन तो हमारे पास है। 35 दिन में परिस्थितियाँ देश की राजनीति में कई बार बदली हैं। आप उठा के देख लीजिए 1976-77 का चुनाव, जब एक नारा चला था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। चौधरी देवीलाल जी शरीके के लोगों ने सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके परिवर्तन की राह पर चले। और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, सारे हारे, बहुगुणा जी जैसे नेता हारे। तो वो परिस्थितियां क्या चुनावी करवट लेंगी 35 दिन में, तो कोई भी गैस नहीं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन कुछ भी ला सकता है, नतीजे उसके हाथ में बहुत कुछ है। देखिए, बिल्कुल। आप जिनने रिजाइन किया, सुखबीर बादल जी ने रिजाइन किया, हरसिमरत बादल जी ने रिजाइन किया, एनडीए छोड़ी, उनकी पार्टी 3 सीटों पर आ गई। परिस्थितियां कुछ भी ला सकती है और राजनीति के अंदर प्रेडिक्शन इज इम्पॉसिबल। दुष्यंत जी, अभी आपने कहा कि 4 अक्टूबर को हम बैठकर फिर से बात करेंगे। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बीजेपी की नींव कमजोर हुई है? क्या किसानों की नाराजगी, क्या पहलवानों की नाराजगी, ये सब कुछ आधार बनेगी? और क्या यही सब नाराजगी आपको भी, जेजेपी को भी लोकसभा चुनावों में झेलनी पड़ी? देखिए, हमने लोकसभा में क्या झेला है जग जाहिर है। एक चुनाव ऐसा बन गया था जिसके अंदर, हमारी देसी भाषा में कहते हैं, बड़ी पर्ची का चुनाव था। और बड़ी पर्ची के अंदर 2 यूनाइटेड फ्रंट नेशनली बने, एनडीए और इंडिया अलायंस, और उन दोनों नेशनलिस्ट फ्रंट्स के बीच चुनाव लड़ा गया। आप नॉर्थ इंडिया में मुझे 5 सीटें नहीं गिनवा सकते जो इस फ्रंट से पंजाब को छोड़कर डाइवर्ट हुई हो। सिर्फ एक सीट में जानता हूँ, चंद्रशेखर की है। चंद्रशेखर जहाँ लड़ा, जीता, वहाँ पर सपा कमज़ोर हुई। अदर देन दैट पूरा नॉर्थ इंडिया वॉज वाइप्ड आउट बिटवीन 2। या तो वो इंडिया अलायंस था या एनडीए था, और उसी के बीच में मुकाबले रहे। रीजनल पार्टीज को लोगों ने बड़ी पर्ची में साथ नहीं दिया। अभी छोटी पर्ची का चुनाव, छोटी पर्ची तो रीजनल पार्टीज का चुनाव है। और इतिहास है कि जब जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, व्हेन इट कम्स टू रीजनल टॉक्स, चौधरी देवीलाल जी एक कहावत कहा करते, रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज। तो छोटी पर्ची में तो वही मुद्दे उठाती है जो जमीन से जुड़े हैं। क्या आप ये तय कर सकते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी शोर शॉट है कि नायब सैनी चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? हमने राजस्थान में देखा है, वसुंधरा राजे जी और ये सारे बैठे थे और मनोहर लाल जी गए और एक पर्ची दी और भजन लाल शर्मा का नाम आया।
आज बड़ी पार्टियों के अंदर तो यही तय नहीं है कि उनका चेहरा या उनको लीड करने वाला व्यक्ति कौन होगा। आप तो रहे हैं 4.5 साल, आपने देखा है कैसा वर्क कल्चर वहां का रहा है। क्या आपको लगता है कि नाम डिसाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार भी कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या रीजन है? आपने काम किया है सबसे ज्यादा। देखिए, काम हमने किया है उनके साथ, वो उनके इंटरनल पार्टी के वैल्यूज है या पार्टी के मुद्दे हैं। मैं ये मानता हूँ नेशनल पार्टी दिल्ली से चलती है, और जब पार्टियां दिल्ली से चलती है तो दिल्ली की सुनती है, दिल्ली की करती है। कांग्रेस के अंदर क्या आंध्रा में आप सोच सकते थे कि रेड्डी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ही वॉज नॉट द फेस। और जो कर्नाटका में फेस था, पूरा चुनाव उसके नाम पे लड़ा गया और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नेशनल पार्टीज में तो ये समस्या आज की नहीं है। भजनलाल जी सरकार लेके आए, मुख्यमंत्री हुड्डा बन गया। आज हुड्डा टिकटें बंटवा जाएगा, अपने नंबर ले आएगा, कल शैलजा बन जाएगी, तो क्या होगा? आपने एक अभी जिक्र किया भजनलाल जी का। हरियाणा की राजनीति एक जमाने में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल इन्हीं के इर्द गिर्द रहती थी, और इन्हीं के जो वंशज हैं, अगर उनकी राजनीतिक पारी की हम बात करें तो आपको लगता है कि उनका ग्राफ कहीं ना कहीं हिला है, कमजोर हुआ है? ग्राफ आप किस चीज से कैलकुलेट करते हैं? दौर था, बंसीलाल जी एक स्टॉलवर्ट नेता थे, भजनलाल जी आए तो बंसीलाल जी चले गए, बंसीलाल जी के बाद भजनलाल जी का रेजीम चला, आयाराम गयाराम जब हुआ हरियाणा में और वो मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जी की सरकार लेकर गए। उसके बाद जब 87 का दौर आया, चौधरी देवीलाल जी दोबारा आए, 92 में भजनलाल जी दोबारा आए, 92 के बाद 96 के अंदर बंसीलाल जी आए, 96 के बाद चौटाला साहब आए, चौटाला साहब के बाद हुड्डा जी आए, हुड्डा जी के बाद मनोहर लाल जी आए। ये तो चलता रहेगा पॉलिटिक्स में। हाँ, किसके अंदर ज़ील है, ईर्ष्या है कि वो लड़े और लड़कर जीते, वो डिपेंड करता है कि क्या वो दम रखता है आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई पहले एक पार्टी बनाते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं, अब बीजेपी में चले जाते हैं, या किरण चौधरी जी जो दिल्ली की राजनीति छोड़ के सुरेंद्र जी के निधन के बाद भिवानी आती है और लगातार कांग्रेस से जीतती है। अब क्यों वो कांग्रेस में गई, वो तो उनका खुद का व्यक्तिगत सोच का मामला है। मगर समय बड़ा बलवान है, हर रोज एक जैसी नहीं होती, हर सुबह अलग होती है। और उसके अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि आज की परिस्थिति शायद 35 दिन बाद की हो, और 35 दिन बाद की परिस्थिति 5 साल का हरियाणा तय करेगी। उस 5 साल के हरियाणा के लिए जनता वोट देगी। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये वक्त आने पर साफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन का भी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो उस दरमियान विरोध आपको भी झेलना पड़ा, आपने भी विरोध झेला है, और वो रैलियों की तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। लेकिन ये बताइएगा, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि हर फसल पर MSP देंगे। वो सरकार में है, वो सत्ता में है, वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। 14 फसलें MSP पर जब मैं सरकार में था तब हमने खरीदी। नायब सैनी जी ने 10 फसलें ऐड कर दी और कहा मैं MSP दूंगा। जिस आदमी को हरियाणा की धरातल की खेती का नहीं पता, वो हरियाणा को लीड कर पाएगा? आपको पता है 10 फसलों में उन्होंने चुना क्या है? नारियल, जूट। क्या हरियाणा के एक खेत में भी नारियल और जूट उगता है? उनसे पूछने का तो काम करिए कि खेती के बारे में जिनने उनको ज्ञान दिया है, जिनने कहा ये 10 क्रॉप्स ऐड करिए, 10 में से 9 क्रॉप्स तो हरियाणा की धरा पर कभी उगी नहीं सकती। ऐसे तो मैं उठाकर कह दूं कि हम रबर को MSP पर खरीदेंगे, हम टबैको को MSP पर खरीदेंगे, क्या वो फुलफिल कर पाएगी? स्टेट फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि लेकिन वो अभी सत्ता में है, वो अगर अपनी बात जीरो है, जिस चीज की बजट इन्वॉल्वमेंट जीरो है, वो घोषणाएं आप करते आप अभी 34 दिन का जिक्र कर रहे थे, मेरे को आपके नंबरों से बार बार वो याद आ जाता है जब आपने ट्वीट किया था नायब सिंह सैनी पे कि फेक प्रोमिसेस करते हैं, फेक वादे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फेक किस आधार पे? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं 94 दिनों का पूरा रोड मैप दे रहा हूँ। अरे 94 दिन का मुख्यमंत्री 74 में ही पार हो गया। आपको फैक्चुअल फिगर्स पता है कि ऑफिस में माइनस द लोकसभा इलेक्शन, 74 दिन बचे, तो 74 दिन का मुख्यमंत्री है, 94 नहीं है। और दूसरी चीज, उनने कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी है? 6 महीने। 6 महीने में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिन लोगों के साथ धोखा किया है, क्या वो इतने अनपढ़ हैं, समझ नहीं पा रहे कि अगली सरकार उसको बिल के तौर पे नहीं लाएगी?
आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ घोषणाएं करी है या सिर्फ सम्मान समारोह करे हैं, मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाटा दिया था कि उनने 32 दिन के अंदर 17 सम्मान समारोह करे। सम्मान समारोह उन चीजों के जो जब तक हम कैबिनेट में थे हमने अप्रूवल दिए। अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन देनी, इट वॉज एक्शन विच वॉज इनिशिएटेड बाय मी। मनोहर लाल जी को मैंने नायब कहा, सिंह सैनी सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते और उनके आने से बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता होने वाला है। और आप खुद उठाकर जब आंकड़े आएंगे डाटा देख लीजिएगा।